गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हो सकता है आपको सूचना ना मिल पाई हो। आज आपकी क्लास जो है करीब 11:45 तक ही रहेगी। 11:45 तक क्लास, तो ऐसा प्लान था कि 10 से 11:45, बट सर की क्लास चली, फिर तक चलो मैं 10:15 से ले लेता हूं। कारण उसका ये है कि 12 बजे से जो यूपीएससी के क्वेश्चन है ना, हिस्ट्री वाले पार्ट को मुझे डिस्कशन कराना है, तो इसलिए क्लास को मतलब 11:45 तक ही रखा गया है। क्लियर ना सभी को? ठीक है, तो हम बातचीत शुरू करते हैं हम लोग, है ना। और आप सबको जानकारी तो है ही कि हम लोग इसमें मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को? अच्छा, आधुनिक भारत में हम पहला टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? ब्रिटिश विस्तार। ये भी क्लियर है ना सभी को? अच्छा, ब्रिटिश विस्तार में हमने यूरोपियन का आगमन पढ़ा, ये भी क्लियर है सभी को? ठीक है। उसके बाद 18वीं सदी में भारतीय राज्य और राजनीतिक दशा, क्लियर है ये भी सभी को? इसके बाद कर्नाटक का तीनों युद्ध और उसका महत्व, टॉपिक याद है ना सभी को? कोई बाहर कभी पूछे अब क्या पढ़ रहे हो, तो कह सकते हो ना कि आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं हम। अच्छा, कोई इसमें पूछे इसमें आधुनिक क्या है, बोला 10 दिन और रुको, मैं तुम्हें समझाऊंगा पूरे दिन। 2 लाइन में क्या उत्तर देना है, हम इस तरह से पढ़ें कि 10 घंटा 5 घंटा बोल सके उसके बारे में हम। और बंगाल विजय, तीनों स्टेज हम पढ़ चुके हैं, क्लियर सभी को? बंगाल विजय पे भी बात हो चुकी है, हमारा हम बात कर चुके हैं। और उससे आगे आपको याद होगा ब्रिटेन से शासन कैसे होता था भारत में, इसका सिस्टम मैंने आपको समझा दिया। क्लियर सभी को कि ब्रिटेन से शासन कैसे हो रहा था? ठीक है, इसके बारे में आपको अपने बताया। और आप सभी को यह भी ध्यान होगा, जो प्रमुख गवर्नर है जिसके बारे में मैंने कहा था कि आपको एक लिस्ट, कितने लोगों ने डेट ध्यान रखा है गवर्नर का? कितने लोगों ने याद कर लिया पूरा गवर्नर के बारे में? वो मैंने याद रखने के लिए कहा है आप लोगों को, धीरे धीरे याद कर लीजिएगा। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं कि टॉपिक राइटिंग कर रहे हैं? ऑलमोस्ट लोग कर रहे हैं टॉपिक राइटिंग, वेरी गुड। 2-3 दिन अभी और करेंगे टॉपिक राइटिंग आप, तो आप देखेंगे फिर मैं राइटिंग के अगले लेवल पे ले चलूंगा मैं आपको, है ना। टॉपिक राइटिंग मस्त है, ठीक है। हम लोग अभी पिछले क्लास में आपको याद होगा हमने दक्षिण भारत में और मैसूर के बारे में आपको काफी कुछ बताया था, याद है ना सभी को? ये मराठों का सिस्टम हो गया, एक मैसूर का सिस्टम था, हमने बताया था आपको, ये कर्नाटक था, ठीक है। यहां अंग्रेज थे और यहां पर निजाम थे। तो बातचीत के क्रम में आप सभी को याद होगा तो मैंने एक पूरा सिचुएशन बताया था मैंने आपको, ठीक है। इसमें से कोई एक लाइट कम हो सकता है क्या? साइड वाली कर दीजिए कम, जरा देखिए, ट्राई करिए कुछ हो जाए कहीं से। आप बुला के करवाइए कम जरा इसको एक बार। क्लियर सभी को? हमने क्या बताया था आपको, याद होगा आपको जब हम बात कर रहे थे आपसे, तो हम कि देखो अंग्रेज क्या थे, 1758 से 63 कर्नाटक के तीसरे युद्ध में यहां इन्वॉल्व थे फ्रांसीसियों से। जैसे अंग्रेजों ने मामले को निपटाया, 1764 में बक्सर का युद्ध हो गया, 1765 में संधियां हुई तो उसमें इन्वॉल्व हो गए थे। तो अंग्रेज या तो इधर बीजी थे या इधर बीजी थे बंगाल में। एक हमने 1761 में पानीपत के युद्ध का उल्लेख वैसे किया था, पढ़ाया नहीं मैंने आपको, ठीक है। पानीपत के युद्ध का उल्लेख किया था मैंने आपको, यहां पे आपको याद होगा, ठीक है। इस पानीपत के युद्ध में क्या हुआ था, मराठों की बुरी तरह से पराजय हो गई थी। तो मराठे अभी इस समस्या में हैं। अब यहां क्या था, मैसूर का राज्य था आपका। संयोग ऐसा बैठा कि 1761 में यहां का शासक बनता है हैदर अली। मराठे डिस्टर्ब हैं, अंग्रेज अब अलग समस्या में हैं,
हैदर ने क्या किया, अपने साम्राज्य का ठीक ठीक विस्तार, थोड़ा सा निजाम के इलाके में, थोड़ा तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, थोड़ा केरल वाले क्षेत्र में, ठीक ठीक साम्राज्य का विस्तार कर लिया। ये वैसा दौर है कि कोई साम्राज्य का विस्तार करेगा तो कोई किसी को पसंद नहीं कर रहा है। हैदर का साम्राज्य विस्तार ना तो अंग्रेजों को पसंद आ रहा है, ना निजाम को, ना मराठे को। चलो अंग्रेजों को नहीं आ रहा, बात समझ में आ रही है, निजाम मराठे को भी नहीं आएगा। कि ये तो प्रतिस्पर्धा थी ना कि कौन बड़ी शक्ति है, कौन अपने आप को ऊपर लेकर के जा रहा है, इस बात की प्रतिस्पर्धा थी। बात समझ में आ रही है यहां तक सभी को? तो अब हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक होगा हमारा एंग्लो मैसूर वॉर। आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। ये होगा 4 युद्ध के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, मैं भी लिखा दूंगा आपको। 67 से 69, यहां क्या होगा, कोई बात नहीं, मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, वो तो होता रहेगा। अंग्रेजों और मैसूर के बीच में 4 युद्ध होंगे, ठीक है। पहला युद्ध बराबरी पर समाप्त होगा। पहला युद्ध कैसे होगा? बराबरी पर समाप्त होगा। दूसरा युद्ध भी बराबरी पर समाप्त होगा, ठीक है। दूसरा युद्ध भी बराबरी पर समाप्त होगा। उसका बहुत बड़ा कारण है, युद्ध मेनली हो रहा है मैसूर और अंग्रेजों में, बट डिपेंड करता है निजाम और मराठों पे। ये दोनों क्या करेंगे, निजाम और मराठे, पहले युद्ध में कभी मैसूर की तरफ तो कभी अंग्रेजों की तरफ, दोनों बराबरी पे। अंग्रेज इस बात को समझ जाएंगे तो तीसरे और चौथे युद्ध में क्या करेंगे, अंग्रेज निजाम और मराठे को शुरू से अंत तक अपने साथ जोड़कर रखेंगे। तीसरे चौथे युद्ध में अंग्रेजों को सफलता मिलेगी, मैसूर की कहानी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अंग्रेज निजाम मराठे को भी नहीं छोड़ने वाले हैं, है ना। तो ये पूरा आपका सिस्टम है चारों मैसूर युद्ध का। लिखना शुरू करते हैं आप, लिखिए आप जरा एक बार, शीर्षक दे देंगे आप, आंग्ल मैसूर युद्ध। इसको तो स्टार्ट करो, बोर्ड को। आंग्ल मैसूर युद्ध, पहले थोड़ा पृष्ठभूमि लिख लो आप, पहले पृष्ठभूमि लिखें आप। पृष्ठभूमि में लिखेंगे आप कि मैसूर में वडेयार, नाम लिखने में कठिनाई होगी तो भी लिख लीजिएगा, बाद में बोर्ड पे दिखा दूंगा आपको। लिखे, मैसूर में वडेयार वंश के कृष्णराज का शासन था। मैसूर में वडेयार वंश के कृष्णराज का शासन था। ठीक है, वडेयार वंश के कृष्णराज का शासन था। लिखेंगे आप, शासन पर वास्तविक नियंत्रण शासन पर वास्तविक नियंत्रण नंदराज एवं देवराज नामक 2 भाइयों का था। नंदराज एवं देवराज नामक 2 भाइयों का था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखे, हैदर अली मैसूर की सेना में घुड़सवार था। योग्यता के बल पर आगे बढ़ता गया।
योग्यता के बल पर आगे बढ़ता गया। 1755 ईस्वी में एक नाम बोल रहा हूं मैं, डिंडीगुल, डिंडीगुल। अभी नाम आगे लिखा दूंगा बोर्ड पे, अभी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। 1755 में डिंडीगुल में इसने शस्त्रागार की स्थापना की। शस्त्रागार, आर्मरी, शस्त्रागार की स्थापना की, ठीक। देख लिया आपने, डिंडीगुल में शस्त्रागार की स्थापना की। देखें 1761 में 1761 में इसने मैसूर की सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया। मैसूर की सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया। 1761 में इसने मैसूर की सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया। मैसूर की सेना में ही था, फिर आगे चल के फौजदार बनता। फौजदार यानी कलेक्टर, जैसे मुगलों के समय फौजदार जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के, तो आप फौजदार एक तरह से हो गए, है ना, ठीक। और आगे चल करके क्या देखता है, योग्य तो काफी था ही, इसने सत्ता पे नियंत्रण स्थापित कर लिया, ठीक। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें आप कि हैदर जब सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करता है, हैदर जब सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करता है, तब दक्षिण की परिस्थितियां साम्राज्य विस्तार के अनुकूल थी। तब दक्षिण की परिस्थितियां साम्राज्य विस्तार के अनुकूल थी। लिखे जैसे जैसे अंग्रेज तृतीय कर्नाटक युद्ध एवं बक्सर के युद्ध में संलग्न थे। तृतीय कर्नाटक युद्ध एवं बक्सर के युद्ध में संलग्न थे। तथा 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय से मराठों की पराजय से मराठों की पराजय से हैदर को विस्तार का अवसर मिला। हैदर को विस्तार का अवसर मिला। तो ये पॉइंट थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, अभी बातचीत के क्रम में आपको याद होगा तो, कि मराठे तो बुरी तरह से पराजित हो गए थे, मैसूर को मौका मिला, अंग्रेज इन्वॉल्व थे ही, निजाम ऐसे करके था, अभी हमने बताया। अंग्रेज फंसे हुए थे यहां और यहां, मराठे बुरी तरह से हार गए थे पानीपत में, इनकी हालत खराब थी। हैदर को पूरा मौका मिला साम्राज्य विस्तार करने का, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, ठीक है। हैदर ने कर्नाटक, केरल इत्यादि क्षेत्रों में साम्राज्य का विस्तार किया।
क्षेत्रों में साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक, इत्यादि क्षेत्रों में साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है, क्षेत्रों में साम्राज्य का विस्तार किया। इसी में लिखें आप, हैदर के विस्तार से अंग्रेजों के साथ साथ, हैदर के विस्तार से अंग्रेजों के साथ साथ मराठे एवं निजाम भी चिंतित थे। मराठे एवं निजाम भी चिंतित थे, ठीक है। तो देखो, आप जो भी बात हम लिख रहे हैं ना, उसको आराम से हम मैप पे समझ सकते हैं कि क्या हो रहा था, उसको शब्द दे रहे हैं। बीच में मैंने ये दो वर्ड, एक बताया था वड़यार वंश और एक बताया था डिंडीगुल, ठीक, वड़यार वंश लिखवाया था मैंने आपको और एक डिंडीगुल की बात की थी, ठीक। अब हम आते हैं चार युद्ध में। लिखें आप, प्रथम, शीर्षक दे देंगे आप, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसके बारे में लिख लेंगे आप दो चार पॉइंट। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में लिखें आप। लिखें कि हैदर की विस्तारवादी नीति, हैदर की विस्तारवादी नीति, कौमा कौमा हैदर एवं अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा तथा मराठे एवं निजाम के द्वारा दक्षिण में साम्राज्य विस्तार की इच्छा, दक्षिण में साम्राज्य विस्तार की इच्छा युद्ध का कारण बनी। युद्ध का कारण बनी। आखिर ये युद्ध क्यों हुआ, तो बहुत क्लियर है। हैदर के विस्तार से तीनों चिढ़े हुए थे। एक, हैदर चाहता था कि उसका और विस्तार हो। दो, अंग्रेज चाहते थे कि हैदर को रोका जाए। तीन, क्योंकि खतरा उसे ज्यादा लग रहा था। और ये दोनों भी चाहते थे कि दक्षिण में कुछ हिस्सा हमें मिल जाए, सुदूर दक्षिण में थोड़ा हम भी विस्तार कर ले, मतलब, ठीक है, ये भी चाहते थे। सबकी महत्वाकांक्षा, आप एक लाइन में कहो, चतुष्कोणीय संघर्ष है ये, चार कोणों वाला संघर्ष है। आप कह दो कि आप इसको छोटा करना चाहें तो एक लाइन में इन चारों शक्तियों की महत्वाकांक्षा युद्ध का, बट मेनली हैदर और अंग्रेज है, इसलिए उनको हाईलाइट करना जरूरी है। इसको हम एंग्लो मैसूर वॉर कहते हैं, बिकॉज इन दोनों का एक्सट्रीम एम्बिशन है। यहां पे दोनों चाहते हैं कि हम अपने प्रभुत्व को, रेसिडेंसी को बनाए रखें यहां पे, ठीक। तो क्यों हुआ, तो इस कारण से युद्ध हुआ, ठीक। चारों का जो कॉन्सेप्ट था। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखे, युद्ध के प्रारंभ में निजाम एवं मराठों ने, निजाम एवं मराठों ने युद्ध के प्रारंभ में निजाम एवं मराठों ने, इसी में लिखेंगे आप, अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक। ठीक है, आगे चलकर हैदर ने
आगे चलकर हैदर ने क्षेत्रीय लालच देकर उन्हें अपनी तरफ मिलाया। ठीक है, हैदर ने क्षेत्रीय लालच देकर उन्हें अपनी तरफ मिलाया। ठीक, तो हैदर ने क्या किया, दोनों को ऑफर कर दिया। हैदर ने इसको भी ऑफर कर दिया और हैदर ने इसको भी, कुछ इलाका तुम्हें भी दे देंगे, कुछ इलाका तुम्हें भी दे देंगे हम। ये दोनों इधर आ गए। अब आप देखेंगे राजनीतिक एकता में कमी का ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। ठीक है, राजनीतिक एकता में कमी का एक होता है ना कि नहीं हम एकजुट हैं, ऐसी वाली बात नहीं थी। जब इसने ऑफर, भाई अंग्रेजों के विरुद्ध हम एकजुट हैं, ये वाला हिसाब किताब नहीं है यहाँ पे। यहां गणित क्या है कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे क्षेत्र को ऑफर कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ आ जाता हूं। देखो राजनीति में ऐसा ही होता है। ये असल में कोई एक राष्ट्र मान के तो नहीं चल रहे ना कि हम भारत हैं। सब अपने अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, अपने अपने पहचान के, जैसे आज राष्ट्र करते हैं अपने अपने हितों के लिए काम। ठीक, हैदर ने इनको मिला लिया। अगला पॉइंट लिखे आप, लिखे युद्ध में हैदर की सेना मद्रास तक पहुंच गई। हैदर की सेना मद्रास तक पहुंच गई। देखिए आप, अंग्रेजों ने 1769 में 1769 में मद्रास की संधि के द्वारा 1769 में मद्रास की संधि के द्वारा युद्ध को बराबरी के स्तर पर रखने में सफलता पाई। युद्ध को बराबरी के स्तर पर रखने में सफलता पाई। ठीक है, लिखे दोनों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को लौटाया। दोनों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को लौटाया। विजित, विजित यानी जीता हुआ, विजित। अब एक सवाल फिर उठता है, जब हैदर की स्थिति मजबूत थी, ठीक है, तब फिर हैदर ने बराबरी पे क्यों संधि की, अंग्रेजों को क्यों नहीं कमजोर कर दिया उसने वहां पे? ऐसा नहीं कि हैदर को समझदारी नहीं थी, फिर अंग्रेजों ने मराठे या निजाम किसी को एक बड़ा ऑफर दे रहे थे अंग्रेज। हैदर को लग रहा था, प्लस हैदर को भी पता था कि भाई अंग्रेज आगे चुनौती दे सकते हैं। हैदर जानता था कि अभी हम कब्जा कर भी लेंगे तो अंग्रेज पीछे नहीं हटने वाले, फिर आगे चुनौती बनेंगे वो। हैदर भी जानता था। दूसरा, मराठे या निजाम को लेकर भी समस्या आ रही थी फिर अब एक बार। तो यदि वाकई हम एकजुट हो जाते ना कि विदेशियों को बाहर करना है तो कुछ भी हो जाए, अंग्रेज तटवर्ती इलाकों में तो रहते हैं, लेकिन हम इतने मजबूत थे कि वो कभी भी अंदरूनी इलाकों पे शासन तो मिक्स होकर ही चलता है, एक दूसरे के सहयोग से ही चलता है सिस्टम, क्योंकि हम उनको समुद्र से बाहर तो नहीं कर पाते हम उस समय। ठीक है, तो उस लास्ट में जब हैदर सफल हो रहा है तब भी अंग्रेज बराबरी के स्तर पे संधि। यदि अंग्रेज यहां होते तो हैदर को इतना कमजोर कर देते कि अगली बार वो सिर उठा नहीं पाता। हम ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि हम नौसैनिक रूप से मजबूत नहीं थे। दूसरा, फिर हम में राजनीतिक एकता की कमी थी। जब घटनाक्रम पढ़ेंगे देखेंगे आप, निजाम या मराठे में से फिर कोई एक छिटक गया था। समझ में आ रही है बात? तो जो आपको पहले दिन हमने बताया था ना, राजनीतिक एकता की कमी, राष्ट्रीय चेतना का अभाव। देखो, जहां एकता की कमी है वहां आप राष्ट्रीय चेतना का अभाव शब्द का भी इस्तेमाल, जब आपको पॉइंट्स बढ़ाने होते तो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं आप।
हम एक नहीं है, हम में भारतीयता का भाव एक नहीं है, इसलिए एकता के में लैक ऑफ नेशनल यूनिटी। क्योंकि हमें वो भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, भाई लैक ऑफ नेशनल कंसिस्टेंस, राष्ट्रीय चेतना का अभाव है ना, हमें भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। समझ में आ रही बात? दोनों को हम अलग अलग पॉइंट्स कभी कभी बढ़ाना होता है, तो हम अलग भी कर सकते हैं, राइटिंग में नंबर्स पॉइंट दिखाने पड़ते हैं। जब घटाना होता है तो एक ही बात है, ये सब सीख जाएंगे आप। अभी तो बस हमने कहा ना कि क्लास नोट्स पे पकड़ और टॉपिक राइटिंग, ये सब क्या राइटिंग की अंतिम अवस्था है। ठीक है, जैसे मीर कासिम मान लो, तो हमने कासिम कई बार लिखाया, एक बार मीर कासिम लिख दिया, बाद में कासिम लिखते चलेंगे हम, क्योंकि हम मोहम्मद बिन कासिम तो कह नहीं रहे हैं, अबू कासिम तो कह नहीं रहे हम। एक बार बता दिया हम बंगाल में मीर कासिम के कासिम, क्यों बार बार दो शब्द लिखते हैं तो एक शब्द एक्स्ट्रा खर्च करते हैं। ये बड़ी छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जिसपे मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट देता हूं, बट इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको, ऑटोमेटिक आप लर्न कर लेंगे। आप मोहनदास करमचंद गांधी लिखेंगे आप, समस्या आएगी। गांधी जी लिख देंगे आप, 3 अक्षर में बात नहीं पड़ जाएगी। जवाहरलाल नेहरू लिखेंगे आप, बड़ी समस्या आएगी। नेहरू जी लिख देंगे आप। तो राइटिंग में एक समय में क्या होता है, जब आप राइटिंग की स्पीड पे जब आ जाएंगे, एग्जाम के पहले, मेंस के पहले रहेंगे आप, तो कितने कम समय में हम अधिक से अधिक बातों को बताएं। ठीक है, तो और कभी कभी ऐसा होता है कि हम पॉइंट्स अधिक से अधिक बढ़ा के बताएं, दोनों तरह की जरूरत पड़ती है एग्जाम। जब सिचुएशन आएगा तभी आप सीखोगे। अभी आपके लिए सीखने के लिए इतना अच्छा, कोई बात यदि कम शब्दों में कह सकते हैं तो हमें कहने की आदत डालनी है। ठीक है, पहला युद्ध 1767 से 69, कारण क्या था हमने समझा दिया, मराठे और निजाम की भूमिका क्या थी ये भी मैंने आपको बता दिया। हैदर की स्थिति ज्यादा मजबूत थी, वो मद्रास के नजदीक पहुंच गया था, फिर भी बराबरी के स्तर पर संधि, यदि यहां अंग्रेज होते तो बाजी मार ले जाते, हैदर की कहानी खत्म कर देते वो। ठीक, अंग्रेजों ने जिसको एक बार हराया फिर उसको कभी अपने नियंत्रण से बाहर निकलने का मौका, हम देखेंगे मराठा युद्ध में मराठे भी कई बार अंग्रेजों को हरा रहे हैं बैटल में। फिर वही समस्या, एक मराठों को भी पता था कि नौसैनिक रूप से बहुत मजबूत हैं, दूसरा राजनीतिक एकता की कमी, मराठों को भी पता था कि हमारे आसपास वाले भी अंग्रेजों के साथ हो जाएंगे। तो कुछ तो परिस्थितियों के कारण हम गुलाम बने हैं, वो युग ऐसा है, ना कि अंग्रेज एकदम श्रेष्ठ है हर मामले में, कुछ तो मजबूरियां हैं, परिस्थितियां हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला युद्ध हो गया, अब आप लिखें दूसरा युद्ध। सत्रह सौ 80 से 1784। सत्रह सौ 80 से 1784, 82-84 लिखें आप यहां पे, लिखें फिर एक बार, लिखें फिर एक बार युद्ध का कारण बनी फिर एक बार युद्ध का कारण बनी हैदर एवं कंपनी की महत्वाकांक्षा, कॉमा देकर लिखेंगे आप, अंग्रेजों की अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति, अंग्रेजों की अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति, अंग्रेजों की अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति तथा कमजोर स्थिति तथा मराठे एवं निजाम मराठे एवं निजाम
के द्वारा दक्षिण में साम्राज्य विस्तार की इच्छा। मराठे एवं निजाम के द्वारा दक्षिण में साम्राज्य विस्तार की इच्छा। दक्षिण में साम्राज्य विस्तार की इच्छा। जो चीज पहला युद्ध में था सेम दूसरा युद्ध में, बस इसमें एक हमने बताया कंपनी की अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति कैसे थी। हम अभी आगे पढ़ेंगे तो 1775 से 82 के बीच में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर चल रहा था, केवल सुनना है आपको। और मराठों ने कई राउंड में अंग्रेजों की धुलाई, ठीक, व्हील डिटर्जेंट से की थी। मराठों ने कई राउंड में अंग्रेजों की धुलाई की थी। इवन एक दौर ऐसा आया था 1779 में कि अंग्रेजों को बहुत अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी मराठों से। तो अंग्रेजों का सितारा थोड़ा गर्दिश में था। हैदर चालाक था, मतलब हैदर टीपू ये दोनों पिता पुत्र जो थे चालाक थे। हैदर को लगा कि आखिर अंग्रेजों ने मद्रास की संधि में कुछ कुछ और वादा किया तो पूरा तो कर नहीं रहा है, और तो और हमें हारते हुए भी हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। वो केरल के तट पे वो छोटी मोटी घटना थी, माही बंदरगाह को लेकर के घटना थी। हैदर को लगा एक तो कमजोर है, फिर भी इसकी नजर में है कि मैसूर को घेर के रखना है। तो जब ये सोच रहा है तो हम क्यों नहीं इस स्थिति पे हमला करें। तो हैदर ने क्या किया, चूंकि मराठों और अंग्रेजों के बीच पंगा चल ही रहा था, हैदर ने मराठों और निजाम से गठबंधन बना लिया और अंग्रेजों पे धुआंधार तरीके से एक तरफ मराठों का हमला और एक तरफ हैदर का हमला। अब अंग्रेज फिर डिफेंसिव थे कि इसको कैसे भी रोका जाए, बट मराठे उतने चालाक नहीं थे जितने हैदर चालाक था। हैदर ने टाइमिंग देखा कि टाइमिंग सटीक है, इसलिए हमने लिखा है महत्वाकांक्षा तो है, बट अंग्रेजों की थोड़ी इस समय कमजोर स्थिति है 80 के आसपास। हैदर को लगा ये सही टाइम है, प्रहार करते हैं अंग्रेजों पे फिर एक बार। ठीक, तो दूसरा युद्ध क्यों हुआ, इन कारणों से हुआ। अच्छा, ये घटनाक्रम आपको बहुत एक्सप्लेन नहीं करने के, अंग्रेजों ने माही पे कब्जा किया, मराठों का हैदर पे हमला हुआ, अंग्रेजों ने मदद नहीं दिया तो वो नाराज, दूर दूर तक आपको नहीं। हाँ, कभी किताब पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ था। एक आधा बार बीच में मैं समझा देता हूं, बस ये कॉन्सेप्ट राइटिंग में कॉन्सेप्ट केवल रखना है आपको कि ऐसा था। इस समय सोचो अंग्रेज मराठों से लड़ रहे हैं, मैसूर से लड़ेंगे, अमेरिका में आजादी की लड़ाई चल रही है और यूरोप के कई देश अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे हैं। फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड, ये सब अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। तो एक साथ अंग्रेज अमेरिका में, 4-5 देश यूरोप में, मराठों से और मैसूर से। अंग्रेजों का जो साम्राज्यवाद का इतिहास रहा है, दुनिया पे शासन का इतिहास, कहा जाता है दुनिया पे शासन के इतिहास में 1780 के आसपास का वर्ष सबसे डार्क फेज माना जाता है। अंग्रेजों के लिए सबसे बुरा वक्त माना जाता है। अंग्रेज कभी भी एक साथ इतने मोर्चे पे नहीं लड़ते थे, वो बहुत चालाक थे। तो हैदर ने यहां चालाकी दिखाई, पर हैदर की चालाकी सस्टेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि अंग्रेज फिर मराठे और निजाम को अपनी तरफ, राजनीतिक एकता की कमी और राष्ट्रीय चेतना का अभाव फिर हमें ले डूबेगा। ठीक है, अभी मैं लिखाने वाला हूं। तो ऐसा नहीं कि हमारे शासकों में हमेशा बुद्धि नहीं थी, बुद्धि भी थी, टाइमिंग की भी समझ थी कभी कभी, ठीक है, लेकिन वो फिर कारगर नहीं हो पाती थी। एक होता ना, एक युग होता है, जैसे आज का युग है कि समाज में मतलब लोगों को आपकी सफलता उपलब्धियों से मतलब है। बट कभी ऐसा दौर था जब समाज में किसी व्यक्ति का आकलन उसके व्यवहार, उसके गुणों से, ऐसा नहीं कि केवल उसके आर्थिक हैसियत से मापा जाता था। आज समाज में कहीं भी जाइए आप, देखिए आप किसी भी रिश्ते में हो, परिवार में कोई रिश्ता हो, तो लोगों के मन में क्या था, ये कितना काम का आदमी है। कुछ रिश्तों को छोड़ दें जो बहुत पवित्र रिश्ता है, अभी भी 1-2 बचे होंगे घर परिवार में, सब जगह आदमी देखता है रिश्तों के लिए इंसान की बहुत हैसियत, हमेशा उसकी पहचान, पद आप देखिएगा, नोटिस करके देखिएगा ना, कहीं भी उठा के देखिएगा आप, ठीक है। बट एक दौर ऐसा रहा है
जब कहा जाता था व्यक्ति के पास हुनर होना चाहिए तो व्यक्ति के पास चरित्र भी। जब आप एंशिएंट कल्चर में जाएंगे, 4 आश्रम की बात होगी, 4 पुरुषार्थ की बात होगी। जब उन सबको कभी नोटिस करेंगे तो बार बार कहा जाता था कि आपको आर्थिक जीवन भी जीना है और आध्यात्मिक जीवन भी जीना है। मटेरियल लाइफ भी होना चाहिए, आपका स्पिरिचुअल लाइफ भी होना चाहिए, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। हम पूरे अध्ययन में जितनी नैतिक वैतिक शिक्षा बताई जाती है, वैतिक इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा उसका मतलब रहनी क्या है, केवल पूरी पढ़ाई हमारी इसी पे फोकस है कि हम जीवन में, सहमत होंगे सभी लोग, हम क्या करेंगे इसी पे फोकस हो गया पूरी तरह से हमारा। ठीक है, टोटल जो हमारा फोकस है। आदमी की पहचान जब तक किसी पद से या पैसे से नहीं होगी, रुतबे से, तो फिर उसकी पहचान समाज में, क्योंकि आदमी हर चीज के लिए ना दूसरों की तरफ देख रहा है, अपनी तरफ हम भी नहीं देख रहे हैं। हम क्या हैं, हमारी सोच क्या है, हमारा खुद आत्मविश्वास हिला रहता है दुखरों के कारण। हम जीवन कैसे जीना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। मैक्सिमम समय हम बहिर्मुखी चीजों में भटक रहे हैं, मैक्सिमम समय। कभी आप एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे, देखेंगे आप उस समय क्या बैलेंस, एक सोच था। ऐसा नहीं कि वो समाज बहुत हर मामले में उन्नत था, छुआछूत, जाति प्रथा, महिलाओं की दयनीय दशा, तमाम समस्याएं थी। बट उन समस्याओं के बीच भी क्या होता है, जैसे हर दौर में समस्याएं होती हैं और दोनों तरह की चीज होती हैं हर दौर में। कोई भी ऐसा दौर नहीं है जो समस्याओं से मुक्त होता है, हर दौर में समस्याएं होती हैं। फिर भी एक अच्छी सोच कई मामलों में दिखेगी आपको। इस समय वो लगभग गायब है। तो द्वितीय मैसूर युद्ध के बारे में छोटी सी अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दी। इसमें क्या होगा, युद्ध के बीच में ही हैदर की मृत्यु हो जाएगी प्राकृतिक कारणों से। उसका बेटा है टीपू सुल्तान, नाम में ही सुल्तान लगा हुआ है, और शासक भी बनेगा वो। ठीक है, तो शासक बनेगा, वो भी 1.5-2 साल अंग्रेजों से लड़ेगा। बाद में दोनों रियलाइज कर लेंगे लड़ने का अब कोई फायदा, फिर एक बार बराबरी के स्तर पे समझौता होगा, भाई तू मेरा क्षेत्र लौटा और अपना क्षेत्र ले। हम युद्ध से पहले की स्थिति में पहुंच जाते हैं। फिर एक बार निजाम और मराठों की भूमिका सामने आएगी इसमें। ठीक, लिखें आप जरा, कारण तो हमने बता ही दिया आपको। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें कि इस युद्ध में भी हैदर ने कई लड़ाइयों में अंग्रेजों को हराया। हालांकि पोर्टो नोवो में एक जगह है तमिलनाडु में ही, पोर्टो नोवो में पराजित भी हुआ। पोर्टो नोवो में पराजित भी हुआ। बहुत सारे, हैदर ने कर्नल बेली को हराया, कर्नल ब्रेथवेट को हराया, हेक्टर मुनरो को हराया, आयरकुट से पराजित हुआ। जैसे क्या होता है, जैसे नेट जीआरएफ वगैरह के लिए जब हम पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो ऐसे इंफॉर्मेशन भर देते हैं। ठीक है, ये तो समझाने के लिए, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको जीएस में। अभी आईएएस का पेपर हुआ है और बहुत रिस्क होता है हिस्ट्री में। ठीक है, और आप में से कभी किसी ने, हो सकता है मेरी पूरी क्लास की है कि नहीं की मुझे नहीं पता, ऑनलाइन का भी है ना, जिन लोगों ने भी की होगी उनके पास कॉपी होगा। अब आप देखेंगे, मैं कैसे समझाता हूं, मैं बार बार कहता हूं रिस्क है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन थोड़ा आसान भी था हिस्ट्री का इस बार, तुलनात्मक रूप से क्वेश्चन कुछ आसान भी है हिस्ट्री का, पिछली बार की तुलना, पिछली बार भी आसान था। फिर भी 70-80% सवाल कॉपी से आ गए हैं। नहीं भी आते, 50% क्वेश्चंस भी आएगा तो आप हमेशा क्वालिफाई करने के रेस में रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं बहुत ज्यादा पढ़ के क्या होता है कि हम वो स्पेस कहीं और यूज करना है, उसको हम हिस्ट्री में खींच लेते हैं। हमें इकोनॉमी में, करंट में बहुत जगह स्पेस यूज करना है। ये बात बहुत कम लोग आकलन कर पाते हैं तैयारी के शुरू में। तो
इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूं, देखो ये सब चीज है, बट नहीं लिखाता हूं मैं आपको। मुझे पता है कि फिर भी वो काम नहीं आएगा आपको। तो दूसरा पॉइंट हमने यहां पे ले लिया कि मतलब अभी भी हैदरबाजी मार रहा था। 3 नाम बताया हमने, बेली को हराया, ब्रेथवेट को हराया, हेक्टर मुनरो को हराया, आयरकुट से हारा फोर्टुनोवा में वो, ठीक, अलग अलग लड़ाइयों में। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप। लिखें 1782 में, 1782 में, 1782 में हैदर की मृत्यु के पश्चात हैदर के मृत्यु के पश्चात टीपू सुल्तान युद्ध का नेतृत्व करते हैं, युद्ध का नेतृत्व करते हैं, और 1784 में और 1784 में, 1784 में मैंगलोर की संधि के द्वारा मैंगलोर की संधि के द्वारा युद्ध बराबरी पर समाप्त होता है। ठीक है, मैंगलोर की संधि के द्वारा युद्ध बराबरी पर समाप्त होता है। बराबरी का मतलब हो गया दोनों एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को लौटा देंगे, युद्ध से पहले की स्थिति में आ जाना। ठीक, यहां नोट करके लिखें आप एक पॉइंट, नोट करके लिखें आप एक पॉइंट इसमें। देखें आप कि युद्ध के प्रारंभ में निजाम एवं मराठे हैदर की तरफ थे, युद्ध के प्रारंभ में निजाम एवं मराठे, ठीक है, ठीक है, आगे चलकर अंग्रेजों ने उन्हें अपनी तरफ मिलाया। ठीक है, आगे चलकर अंग्रेजों ने उन्हें अपनी तरफ मिलाया। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं फिर एक बार, मराठे और निजाम के फिर एक बार ढुलमुल रवैया, शिफ्ट होने वाला रवैया, पहले हैदर की तरफ है फिर अंग्रेजों की तरफ है, तो ये भी युद्ध बराबरी पे समाप्त। अब यहां से अंग्रेजों ने तो एक बात समझ लिया दोनों युद्ध से कि स्थल पे, लैंड पे यदि मैसूर को हराना है तो निजाम और मराठों को अपनी तरफ, समझ इस बात को मैसूर भी रहा था, लेकिन अब टीपू सुल्तान शासक था, थोड़ा उसमें एरोगेंस था, हैदर में एरोगेंस भी था और एट टाइम्स वो माइल्ड भी हो जाता था। देखो अब यहां पर्सनालिटी का रोल हो जाता है। हैदर ने दोनों को उनके खेमे से पहले युद्ध में अपनी तरफ मिला लिया। अच्छा, हैदर की मृत्यु के बाद ही अंग्रेजों ने इनको अपनी तरफ खींचा। जब हैदर की मृत्यु की तो टीपू सुल्तान में थोड़ा एरोगेंस था, अंग्रेजों ने इस बात को समझ लिया, अंग्रेजों ने इस बात को भी समझ लिया कि इन तीनों में, मैसूर, निजाम और मराठे में, निजाम बहुत कमजोर है,
और मैसूर का जो शासक है चालाक भी है और आगे की तरफ भी सोच के चल रहा है, चाहे हैदर हो या टीपू हो। यानी ये ज्यादा खतरनाक है। मराठे तीनों में ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन वो बहुत आगे की नहीं सोचते हैं। अंग्रेजों को ये सब समझ बन गई है इन लड़ाइयों में। 3 लड़ाइयां हो गई, 2 मैसूर और 1 मराठे के साथ, मराठा अलग से लिखाऊंगा। तीनों लड़ाइयों में अंग्रेजों को तो समझ में आ गई बात, मराठे शक्तिशाली हैं, लेकिन बहुत आगे की नहीं सोच पाते हैं। निजाम सबसे कमजोर है, मैसूर शक्तिशाली भी है और ये आगे की सोच भी, टाइमिंग भी ठीक रखता है। इसको पहले निपटाना होगा। ठीक, तो अब अंग्रेज क्या करेंगे, मराठे और निजाम को तीसरे और चौथे युद्ध में पूरी तरह से अपने साथ रखने में सफल होंगे, और तीसरे और चौथे युद्ध में टीपू हार जाएगा। उसमें अंग्रेजों की अपनी प्रतिभा तो है ही, अंग्रेजों की अपनी ताकत है, प्रतिभा है। ठीक, तो ये कहानी इसमें चलने वाली है। लिखें आप जरा एक बार, अब आप एक शीर्षक दे देंगे, तीसरा और चौथा युद्ध हम बाद में लिखेंगे, जरा टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा हम पढ़ लें, है ना। लिखें आप, एक शीर्षक दे देंगे, टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान एक खतरनाक शत्रु। ये पिक्चर है, ठीक है, एक नई पिक्चर आने वाली है। टीपू सुल्तान एक डेंजरस एनिमी, एक खतरनाक शत्रु। ठीक है, अभी क्यों आपको हमने ये लिखा रहा, पहले एक बार टीपू सुल्तान को थोड़ा सा समझ लें कि अंग्रेजों ने इनको खतरनाक शत्रु क्यों कहा। ठीक, ज्यादा नहीं है, 10-12 बातें हुआ हम देख लेते हैं हम, तब आपको तीसरा युद्ध बेहतर तरीके से अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये युद्ध ऐसा क्या था। ठीक, खतरनाक शत्रु लिखें आप, आर्थिक क्षेत्र, पहले 1-2 लाइन लिख लें, फिर आर्थिक क्षेत्र में आएंगे आप। 1-2 लाइन लिख लें, फिर आर्थिक क्षेत्र में आएंगे आप। देखिए आप कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में टीपू सुल्तान की गिनती योग्य एवं शक्तिशाली शासक में होती है, योग्य एवं शक्तिशाली शासक में होती है। योग्य एवं शक्तिशाली शासक में होती है। ठीक है, लिखें, टीपू के कार्यों, टीपू के कार्यों एवं अंग्रेजों के विरुद्ध रणनीति को देखते हुए, अंग्रेजों के विरुद्ध रणनीति को देखते हुए, अंग्रेजों को विरुद्ध रणनीति, स्ट्रैटेजी को देखते हुए, अंग्रेजों ने ही देखते हुए अंग्रेजों ने ही टीपू को खतरनाक शत्रु कहा है। अंग्रेजों ने ही टीपू को खतरनाक शत्रु कहा है, डेंजरस एनिमी कहा है। ठीक है, अब लिखें आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में पॉइंट्स में लिखते चलेंगे आप कि टीपू इस तथ्य को बेहतर तरीके से समझता था, टीपू इस तथ्य को बेहतर तरीके से समझता था, बेहतर तरीके से समझता था कि किसी राज्य की सैनिक शक्ति
किसी राज्य की सैनिक शक्ति उसके आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। किसी राज्य की सैनिक शक्ति उसके आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। निर्भर करती है। लिखेंगे इस तथ्य को ध्यान रखते हुए इस तथ्य को ध्यान रखते हुए राज्य की आय में वृद्धि के लिए टीपू ने कई उपाय किए। जैसे और इसमें लिखते चले जाएंगे पॉइंट्स वन बाय वन। लिखें भू राजस्व, लिखेंगे आप भू राजस्व वसूली। भू राजस्व वसूली की प्रक्रिया से बिचौलियों को समाप्त कर, बिचौलिया यानी बीच वाले, बिचौलियों को समाप्त कर किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया। बिचौलियों से समाप्त कर किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया। इसमें होता क्या है कि जो किसी भी राज्य के, हर राज्य को टैक्स से इनकम होती है, तो किसी भी राज्य के आय का जो सबसे बड़ा सोर्स होता है वो लैंड रेवेन्यू होता है। मान लीजिए हम सब एक गांव में रहने वाले किसान हैं और मुझे, आप मान लीजिए मेरे पास ज्यादा जमीन है और राज्य ने मुझे अथॉरिटी दे रखी है आपसे राजस्व वसूलने की। आप मध्यस्थ या बिचौलिया मान लीजिए मुझे आप। अब मैं आपसे रेवेन्यू कलेक्ट करके राज्य को दे दूंगा, तो मेरा इतना प्रभाव है कि एक तो जितना लेना है उससे ज्यादा लूंगा और राज्य को जितना देना है कम दूंगा, तो बीच में अच्छा खासा मार्जिन मैं अपने पास रख लूंगा। टीपू ने क्या किया, इंटरमीडियरी जितने भी थे जिनको बिचौलिया कहते हैं, सबको रास्ते से उसने बोला कि नहीं हम सीधे कलेक्शन करेंगे, इससे क्या होगा राज्य की इनकम बढ़ जाएगी। थोड़ा उसने राजस्व बढ़ा भी दिया और बिचौलियों को हटा भी दिया, इससे राज्य की आय बढ़ेगी। आय क्यों बढ़ाना है कि उसे एक मजबूत और विशाल सेना रखनी है, उसके बिना बात नहीं बनेगी। अगला पॉइंट लिखें आप। ठीक है, टीपू ने व्यापार के विकास के लिए वाणिज्य बोर्ड का गठन किया। कमर्शियल बोर्ड, वाणिज्य बोर्ड का गठन किया। ठीक है, व्यापार के विकास के लिए टीपू ने वाणिज्य बोर्ड का गठन किया तथा कई देशों में व्यापारिक प्रतिनिधियों को नियुक्त किया। व्यापारिक प्रतिनिधियों को नियुक्त किया और या नियुक्त किया, यहीं पे और छोड़ दीजिए, यहीं पे पूर्ण विराम दे दीजिए आप। ठीक है, जैसे अदन है, चिद्दा है, फ्रांस है, तुर्की है। आप अदन जैसे आपका पोर्ट है, भी आप फारस की खाड़ी पे देखेंगे अदन,
जेद्दा एक शहर है ना, इन सब जगहों पे टीपू ने अपने प्रतिनिधि को नियुक्त किया कि आप व्यापार को प्रमोट करो। टीपू चाहता था जैसे यूरोपियन कंपनी है वैसे मैसूर की भी कंपनी होनी चाहिए। टीपू ने इच्छा जाहिर की थी, जब यूरोपीय देशों की कंपनी तो फिर हमारी कंपनी क्यों नहीं हो गई। जब कभी कभी सवाल आएगा कि आखिर अंग्रेजों से, फ्रांसीसियों तो हम सीख तो सकते थे बहुत कुछ, हम क्यों नहीं सीखा आखिर हमने। कभी कभी सवाल आएगा ना भाई, हमने क्यों नहीं सीखा आखिर। ठीक है, तो टीपू उनमें से था जो टीपू इच्छा जाहिर कर रहा है, उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमें भी अपने व्यापार को प्रमोट करना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए। अगला पॉइंट लिखें। टीपू ने मसाले के व्यापार पर राज्य का एकाधिकार स्थापित किया, मोनोपोली। राज्य का एकाधिकार स्थापित किया। टीपू ने क्या किया, मसालों, इसका क्या था, मालाबार हिल्स के इलाकों पे इसका नियंत्रण था, ठीक ठाक मसालों पे पकड़ थी। तो एकाधिकार का मतलब अब केवल राज्य ही मसालों की खरीद बिक्री करेगी किसी से भी। अब इसके ऊपर है, हो सकता है अंग्रेजों से ना खरीद बिक्री करे, फ्रांसीसियों से करे, पुर्तगालियों से करे। इसको पता था मसालों की मांग बहुत ज्यादा है तो हम पैसे बढ़ा के ले लेंगे, हम इससे हमारी इनकम बढ़ेगी। अंग्रेज इससे भी चिंतित थे कि ये तो हमारा मसाले का प्रॉफिट भी छीन लेगा। समझ में आ रही है बात। मसालों के व्यापार पर इसने एकाधिकार स्थापित किया, मोनोपोली स्टैब्लिश किया। तो टीपू जिस तरह से आगे बढ़ रहा था, अंग्रेजों को समझ में आ रहा था कि ये ठीक नहीं है, हमें कुछ चेंज, रोकना पड़ेगा इसको। ये हो गया आपका आर्थिक क्षेत्र में। ऐसे ही लिखें आप सैनिक क्षेत्र में। लिखें आप सैनिक क्षेत्र में, लिखें हैदर एवं टीपू दोनों ने फ्रांसीसियों के सहयोग से सेना का आधुनिकीकरण किया। ठीक, फ्रांसीसियों के सहयोग से सेना का आधुनिकीकरण किया, हैदर एवं टीपू दोनों ने। जो डिंडीगुल मैंने लिखाया था आपको, वो भी फ्रांसीसियों के मदद से बनाया था उसने। ठीक है, डिंडीगुल जो लिखाया था मैंने आपको, ठीक। लिखें इसी में कि टीपू की सेना, इसी में लिखेंगे टीपू की सेना अंत तक वफादार बनी रही, ऐसा अंग्रेजों ने स्वीकार किया है। ठीक, ऐसा अंग्रेजों ने स्वीकार किया है। अंग्रेजों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उनकी सेना अंत तक, इसका मतलब क्या था, वेतन टाइम से देना, अनुशासन बेहतर, प्रशिक्षण बेहतर, राज्य के प्रति निष्ठा बेहतर, जो हमने सब बातें बताई थी आपको। आधुनिक हथियार तो जो है सो है इसके पास। आपको याद है ना, पिछले सेना का मतलब क्या, आधुनिक, एक पर लिखवाया था नोट करके मैंने आपको, वो सब चीज। तभी तो यहां वफादार, यानी टीपू में ये भी योग्यता थी, इसने अपनी टीम को टूटने नहीं दिया। क्या होता था, लड़ने के पहले बीच में से किसी सेनापति को अंग्रेजों ने तोड़ लिया, वो सब नहीं हुआ यहां पे, सब समर्पित है टीपू के प्रति।
क्वालिटी तो थी इस बंदे में। अगला पॉइंट लिखें। ठीक है, टीपू ने नौसैनिक क्षमता के विकास पर ध्यान दिया। नौसैनिक क्षमता के विकास पर ध्यान दिया। नौसेना बोर्ड का गठन किया। नौसेना बोर्ड का गठन किया और एक लंबी योजना थी, जैसे 22 डॉकयार्ड, जहां जहाजों का निर्माण और मरम्मत होगा, जहां नौसैनिक जहाज रुकेंगे। 22 डॉकयार्ड, नौसैनिक डॉकयार्ड बनाने की योजना थी इसके। 3 बना भी लिए थे इसने, वजीदाबाद, मलिदाबाद, ऐसे करके 3 इसने बना भी लिए थे। तो ये नौसेना के महत्व को भी समझता था। लिखें, गठन किया। हालांकि योजना के अनुरूप टीपू नौसैनिक क्षमता का विकास नहीं कर पाया। योजना के अनुरूप टीपू नौसैनिक क्षमता का विकास नहीं कर पाया। बेसिकली अंग्रेजों ने करने नहीं दिया इसको। अंग्रेजों ने इसका पैसा ठीक ठाक अपने पास रख लिया और हर तरह का कनेक्शन इसको काट दिया ताकि ये डेवलप। अंग्रेजों को पता था कि नौसैनिक रूप से मजबूत होगा तो खतरनाक हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या देखते हैं, आधुनिक सेना का गठन सफल था। नौसेना जितना चाहता था उतना ये विकास, लेकिन इसकी सोच तो अंग्रेजों को डरा रही है ना। आर्थिक क्षेत्र में इसकी सोच, नौसैनिक क्षेत्र में इसकी सोच अंग्रेजों को डरा रही है। ठीक, नेक्स्ट लिखें आप। नेक्स्ट लिखेंगे आप कि टीपू ने ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रों के साथ संपर्क बनाए रखा। संपर्क बनाए रखा जैसे फ्रांस, तुर्की, अफगानिस्तान, फ्रांस, तुर्की, अफगानिस्तान इत्यादि। ठीक है, फ्रांस, तुर्की, अफगानिस्तान इत्यादि। ठीक, बनाए रखा जैसे फ्रांस, है ना। तो ये भी टीपू की सोच को बताता है कि कितने दूर तक, मतलब कि कौन कौन विरोधी राष्ट्र हैं, कल जरूरत पड़े तो इनको जोड़ के चलना है। अंग्रेज इस बात को भी समझ रहा था कि अंग्रेज यदि ग्लोबल पावर हैं तो उसको ग्लोबल लेवल पे ही चुनौती देनी पड़ेगी, केवल लोकल लेवल पे नहीं, लोकल लेवल पे भी और ग्लोबल लेवल पर भी। फिर एक बार टीपू की सोच है, सफल भी था थोड़ा बहुत। और इसी में लिखे आप, लिखे टीपू ने इसी उद्देश्य से नेपोलियन से पत्राचार भी किया था। इसी उद्देश्य से नेपोलियन से पत्राचार भी किया था। ठीक है, नेपोलियन का परिचय मैं अलग से दूंगा, अभी बता दूंगा आपको, आज तो नहीं, अब अगली क्लास में बताऊंगा। ये फ्रांस का एक सैनिक अधिकारी था, फिर फ्रांस का शासक बनेगा और अंग्रेजों का सबसे, मतलब कह सकते हो कि आप धुर विरोधी जिसको कहते हैं हम, किसी कीमत पे ये अंग्रेजों को हराना चाहता था, ब्रिटेन को।
टीपू को यह भी पता है कि हाँ ये शख्स एकदम विरोधी है, शक्तिशाली भी है, पत्राचार कर रहा है मदद के लिए, तो मिलके घेरते हैं इसको। अंग्रेजों के हाथ कहा जाता वो पत्र भी था कि भाई ये तो और आगे निकल रहा है। तो सैनिक रूप से टीपू की सोच क्या है, आर्थिक रूप से टीपू की सोच क्या है? आप देखोगे बिल्कुल ब्रिटिश स्टाइल में सोच रहा है वो, यूरोपियन तरीके से सोच रहा है। यूरोपियन सोच वाला कोई भी शासक भारत में अंग्रेजों को चैन से रहने, यही सब कारण है कि अंग्रेज इसको सबसे खतरनाक शत्रु मानते थे। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र हो गया, सैनिक क्षेत्र हो गया। एक और पॉइंट लिख लें आप इसमें, तो क्या अन्य कर लें आप। देखिए आप, टीपू फ्रांसीसी क्रांति की घटनाओं टीपू फ्रांसीसी क्रांति की घटनाओं से भी परिचित था। से भी परिचित था। फ्रांसीसी क्रांति की घटनाओं से भी परिचित था। फ्रांस में क्या हुआ था, 10 साल के लिए ना बहुत उठापटक हुआ है वहां फ्रांस में, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और गणतंत्र को लेकर के। वहां राजा का शासन था, वहां की जनता सड़कों पे आई, महिलाएं सड़कों पे, मजदूर, कारीगर, खूब उठापटक हुआ। और इसी क्रांति में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा का नारा दिया गया था। कभी आपने पढ़ा होगा कि आप इक्वलिटी, लिबर्टी, ब्रदरहुड, ये सब फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन माना गया, कंट्रीब्यूशन माना गया ह्यूमन सोसाइटी को। ये वो दौर है। तो टीपू को पता था कि क्या उठापटक हो रही है फ्रांस में। इसे में लिखें, वह फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। वह फ्रांस के जैकोबिन क्लब, फ्रांस के जैकोबिन क्लब या पार्टी भी कह सकते हैं, का सदस्य भी बना। मैं समझाऊंगा इसके बारे में, लिखेंगे आप। यह लोकतंत्र समर्थक क्लब था या पार्टी थी। यह लोकतंत्र समर्थक पार्टी थी। उसने श्रीरंगपट्टनम, उसकी राजधानी हो गई टीपू की, है ना, उसने श्रीरंगपट्टनम में उसने श्रीरंगपट्टनम में श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता की याद में वृक्ष लगाया, पेड़ लगाया। ठीक। टीपू को यह पता था कि अंग्रेज हमें अधीन बना रहे हैं, इन सब भावनाओं से भी जुड़ रहा था। टीपू रहता तो पता नहीं क्या होता, नहीं होता, वो तो एक अनुमान की बात होती है। तो स्वतंत्रता की याद में वृक्ष लगा रहा है कि हम भी स्वतंत्र होंगे। एक लोकतांत्रिक पार्टी का सदस्य बनने के लिए फ्रांस नहीं गया था। फ्रांस के लोग जो व्यापार करने आते थे उसी के तहत उसने मेंबरशिप लिया था। ठीक है भाई, तुम्हारी इस पार्टी का मैं मेंबर हूं। जैकोबिन हार्डकोर डेमोक्रेटिक थे। ये सब काम कर रहा है टीपू मैसूर में बैठे बैठे। अगला पॉइंट लिखें, लिखें कि सेना एवं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, सेना एवं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आधुनिक दृष्टिकोण रखने वाला, आधुनिक दृष्टिकोण रखने वाला
रखने वाला, कौमा वैश्विक घटनाओं की समझ रखने वाला, कोई भी शासक कोई भी शासक भारत में कोई भी शासक भारत में साम्राज्य विस्तार में बाधक हो सकता था। बाधक हो सकता था। देखेंगे यही कारण है कि बाधक हो सकता था, यही कारण है कि टीपू को लेकर अंग्रेजों ने या इसको ऐसे कर लेंगे, यही कारण है कि टीपू की चुनौती को, देखिए टीपू की चुनौती को अंग्रेजों ने प्राथमिकता पर रखा। टीपू की चुनौती को अंग्रेजों ने प्राथमिकता पर रखा। ठीक है, तो कभी ऐसा सवाल आ सकता है मेंस में। देखो टीपू सुल्तान के और भी बहुत सारे काम हैं, हमने यहां पे केवल एक ही बात साबित करने की कोशिश की है कि अंग्रेज टीपू को खतरनाक शत्रु क्यों मानते थे। क्लियर सभी को? हमने केवल इसी बात पे फोकस किया, खतरनाक शत्रु क्यों मानते थे। ठीक, अब बात आती है तीसरे मैसूर युद्ध की। अब टीपू इतना कुछ कर रहा है तो अंग्रेज हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठेंगे। समझ में आ गई बात? तो अंग्रेज चाहेंगे कि प्राथमिकता के स्तर पे इसको निपटाया जाए। देखें आप, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। कारण लिख लें आप। कारण में लिखेंगे आप कि टीपू के द्वारा मैसूर को शक्तिशाली बनाने का प्रयास, टीपू के द्वारा मैसूर को शक्तिशाली बनाने का प्रयास तथा टीपू का ब्रिटिश विरोधी दृष्टिकोण, तथा टीपू का ब्रिटिश विरोधी दृष्टिकोण, ब्रिटिश विरोधी दृष्टिकोण। ठीक, आखिर तीसरा युद्ध क्यों हुआ? टीपू के इन सब का एक तो रीजन ये हो गया। अब इसको एक्सपैंड करना हो तो पहले से आपके पास लिखा हुआ है टीपू ने क्या क्या किया, यदि इस बात को फैलाना हो तो, विस्तार देना हो तो। ठीक है, नेक्स्ट लिखें, अगला पॉइंट लिखेंगे आप कि कंपनी की महत्वाकांक्षा तथा तथा प्राथमिकता के स्तर पर मैसूर को शक्तिशाली बनने
शक्तिशाली बनने से रोकने की इच्छा। ठीक, मैसूर पावरफुल बन जाए इससे पहले इसको रोक देना है। ठीक है, फिर एक बार दोनों की महत्वाकांक्षा, टीपू जो कर रहा है और कंपनी जो सोच रही है। अगला पॉइंट लिखें, फ्रांसीसी क्रांति के कारण फ्रांसीसी क्रांति के कारण फ्रांस राजनीतिक अस्थिरता फ्रांसीसी क्रांति के कारण फ्रांस राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। फ्रांस राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। ठीक है, फ्रांस राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। इसी में लिखेंगे फ्रांस और टीपू के अच्छे संबंध थे। फ्रांस और टीपू के अच्छे संबंध थे और अंग्रेजों ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। अंग्रेजों ने इसे अवसर के रूप में देखा। मतलब टीपू का एक मित्र फंसा हुआ है, लड़ाई होगी तो मदद करने तो आ नहीं पाएगा, तो ये सही मौका है लड़ने का टीपू से, ये भी एक कारण बना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, युद्ध से पूर्व अंग्रेजों ने मराठों एवं निजाम को अपने पक्ष में कर लिया था। मराठों एवं निजाम को अपने पक्ष में कर लिया था। ठीक, मराठों एवं निजाम को अपने पक्ष में कर लिया था। देखिए, इससे अंग्रेज उत्साहित थे, इससे अंग्रेज उत्साहित थे। लास्ट पॉइंट लिखेंगे आप, त्रावणकोर एवं कोचिन त्रावणकोर एवं कोचिन, ब्रैकेट में क्या लिखा हमने, इसके सपोर्टर अंग्रेज हैं, इसके सपोर्टर टीपू हैं। ये दो राज्य हैं। ठीक है, त्रावणकोर एवं कोचिन के बीच विवाद, कंट्रोवर्सी, त्रावणकोर एवं कोचिन के बीच विवाद, कंट्रोवर्सी युद्ध का तात्कालिक कारण बना। युद्ध का तात्कालिक कारण बना। त्रावणकोर एवं कोचिन के बीच ये कंट्रोवर्सी यानी विवाद। असल में क्या था, ये दोनों छोटे छोटे राज्य हैं केरल में, त्रावणकोर और कोचिन। कुछ क्षेत्र को लेकर के विवाद हो गया। कोचिन का समर्थक टीपू था, टीपू ने त्रावणकोर को समझाया कि तुम्हें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, और अंग्रेजों ने इसको समर्थन का वादा किया, तुम डरना मत, हूं मैं तुम्हारे साथ। अब कुछ बहाना चाहिए था युद्ध कैसे किया जाए। ठीक, बस अंग्रेज चाह रहे थे जल्दी हो जाए। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों हुआ, टीपू की शक्तिशाली बनने की इच्छा और अंग्रेजों के द्वारा टीपू को शक्तिशाली बनने से रोकना। तीसरा फ्रांस का डिस्टर्ब होना। चौथा मराठे और निजाम को मिला लेने से अंग्रेज काफी इनकरेज थे, उत्साहित थे। तात्कालिक कारण बना यहां का स्थानीय विवाद, यहां पे कंट्रोवर्सी हुई और इसको लेकर के दोनों के बीच युद्ध की शुरुआत। अब आप देखोगे पहले युद्ध में ऐसा
बातें नहीं बताई, दूसरे में भी नहीं बताई, दोनों बराबरी पे समाप्त हुआ। काम काम की बातें वहां बता दी मैंने आपको। पर तीसरा निर्णायक है, तो पहले दूसरे की तुलना में हमने इसको थोड़ा और बेटर तरीके से आपके सामने रखा। जहां महत्वपूर्ण चीजें आती हैं वहां हमें थोड़ा जानकारी को बढ़ाना या और बेहतर ऑर्गेनाइज करना होता है। हिस्ट्री का पढ़ने का ये एक नियम है, चीजें जैसे जैसे चलती हैं, एकदम से नहीं कि हम कहीं पे भी रुक के हैं पढ़ रहे हैं यहां, लेकिन जरूरी था हमारे लिए। तो तीसरे मैसूर युद्ध के आप देखोगे मोटे तौर पे, तो ऐसे देखोगे तो 5 पॉइंट्स मैंने लिखा है कि आखिर ये युद्ध क्यों हुआ। ठीक, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सब कॉन्सेप्ट है, सब आइडिया है, जो एक बार मैप देखोगे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, हाँ ऐसा हो रहा था। ठीक है, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लिया है हमने। अब आप लिखें, आप परिणाम, कारण हो गया, अब आप लिखें परिणाम। लिखे टीपू सुल्तान की पराजय और 1792 में 1792 में श्रीरंगपट्टनम 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ। संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, ठीक है, युद्ध समाप्त हुआ। इसी में लिखेंगे आप, टीपू को एक बड़ी राशि मुआवजे के रूप में देनी पड़ी। टीपू को एक बड़ी राशि मुआवजे के रूप में देनी पड़ी। तथा आधा भूभाग भी अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को, आधा भूभाग भी अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को देना पड़ा। ठीक है, अंग्रेज चाहते तो टीपू को पूरी तरह से हरा सकते थे, बट अंग्रेजों को पता था कि पूरा कब्जा करेंगे तो मराठे और निजाम दोनों अपना शेयर बढ़ा देंगे। ठीक, दोनों अपना शेयर बढ़ा देंगे, और अंग्रेजों को पता था कि आगे इनसे भी लड़ना है हमें, ये अभी मजबूत हो जाएंगे तो कल इनसे लड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि उनके दोस्त शक्तिशाली हो जाएं। समझ में आ रही है बात? पूरे मैसूर को जीत लेते थे। दूसरा, अंग्रेजों की पॉलिसी क्या थी कि संभल कर आगे बढ़ने की। एक बार शिकार फंस गया है ना, तो इतना कमजोर कर दो कि अगली बार ये ज्यादा सिर उठाना पाए। क्लाइव का फॉर्मूला था ना, सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है। फिर आप थोड़ा सा और फैक्चुअली डीप में जाएंगे तो अंग्रेजों को क्या चाहिए था? अंग्रेजों को चाहिए था तटवर्ती इलाका सब तुम छोड़ दो, तटवर्ती इलाका हमें दे दे ठाकुर, तटवर्ती इलाका हमें दे दे ठाकुर। अंग्रेजों को और क्या चाहिए था? इधर का इलाका तुम छोड़ दो। गायब हो गया। अंग्रेजों को क्या चाहिए था? इधर का इलाका तुम छोड़ दो, मद्रास से नजदीक का इलाका। मराठों को इधर का कुछ इलाका मिल जाएगा, निजाम को इधर का, सबको अपने अपने नजदीक का क्षेत्र। कृष्णा ने ऐसे ना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होते हैं, हजारों इंफॉर्मेशन है ऐसे। हमें क्या कॉन्सेप्ट, मराठी को क्या मिलेगा तो जो उसके नजदीक का, निजाम को क्या मिलेगा उसके आसपास का इलाका, अंग्रेजों को क्या लेने में फायदा है मद्रास के आसपास का तटवर्ती इलाका। इसलिए आप जब हम लोग पढ़ते हैं देखेंगे जरूरत पड़ने पे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, वरना कॉन्सेप्ट सबसे पहले आइडिया रह जाता है आसानी से आपके पास, उससे बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं एग्जाम में।
अभी भी जब उठा के देखेंगे आप, ऊपर के 200 में आप देखोगे ज्यादातर आपको साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे मिलेंगे, और वो भी हिस्ट्री पढ़ के पास करते हैं। वो बुद्धि लगा लेते हैं कि मुझे कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। हम थोड़ा क्या होता है, ज्यादातर हम भक्ति भाव में पढ़ते हैं। सर है तो कुछ बहुत बड़ी चीज है, मतलब सर ने जो कह दिया सब आंख बंद करके हमें, हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं पढ़ने के मामले में। आप पहले तर्क से पढ़िए, जब किसी टीचर की बातों से एक लंबे समय में कन्विंस हो तब आप उसमें फेथ रखिए, बट लंबे समय में। ऐसा नहीं कि टीचर के डिसरिस्पेक्ट की बात मैं कर रहा हूं, नहीं पसंद है तो नहीं पढ़ेंगे हम, बट बाकी बच्चे क्या रैशनल तरीके से काम करते हैं। हम बहुत ज्यादा मतलब मान लेते हैं कि टीचर ही ठीक है ना, नहीं। आप मेथड को पकड़िए, मेथड को समझिए आप। अभी आप देखेंगे कि जब एग्जाम अभी कंडक्ट हुआ है तो आप देखेंगे सैकड़ों डिस्कशन आपको दिखेगा अभी, पीटी का भी, मतलब कुकुरमुत्ते की तरह सब लोग आ गए हैं, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर। अभी सितंबर में मेंस होगा ना, सब गायब हो जाएंगे, सब साफ हो जाएंगे। 2 ही 3 दिखेगा, आपको उठा के देखिएगा वीडियो। आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? जब अभी मेंस होगा, टिटुआ से आवाज निकलना बंद, शिक्षकों का भी हो जाता है, आल बल कुछ कुछ बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है, घबराहट में, है ना। ये आत्मविश्वास होना चाहिए, ठीक है। आप उठा के रिसर्च करके देखिएगा आप। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो देखता रहता हूं, मैं तो केवल, उन्हें पता नहीं कि बड़ी भीड़ है, उसे बेवकूफ, हाँ देखो जी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अरे यार, तो 2 साल पहले क्वेश्चन इतना टफ आया था तो कहां गायब हो गए थे तुम? ठीक 2 साल पहले इतना टफ था, कोई आगे आके बात नहीं करने को तैयार था कि मेरे नोट से आया है। ये सब गुमराह करने की बात होती है, किसी के नोट्स और किताब से नहीं। आपको मेथड सीखना है। मेरा नोट्स क्या होता है, सब किताब में दिया हुआ है। आपको मेथड सीखना है। हम लोग क्या बोला हमने कि हर टॉपिक की महत्वपूर्ण बातों को जानिए। हमने कहा आपको जानते चलिए, वो इजी क्वेश्चन कहीं से भी हो सकता है। देखो एंशिएंट से कुछ क्वेश्चंस आसान आ गए। आपको याद होगा हमने बताया भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, लिखा हुआ ना सिलेबस में। हमने ये भी बताया देखो आधुनिक भारत से 3-4 साल से सवाल नहीं आ रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन से भी सवाल कम आ रहे हैं, इस बार भर दिया। हमने क्या कहा था, आपको अलग से हमेशा पढ़ना चाहिए राष्ट्रीय आंदोलन। ये है मेथड। ये नहीं कि क्वेश्चन पिछली बार नहीं आया तो हमें पढ़ने की जरूरत। आप देखिएगा ना, पहले दिन मैंने क्या बताया, 6-7 दिन पहले आपको, बेसिक ठीक रखना है हमें। सुन पा रहे हैं सभी लोग? तो आपको वही बेसिक मेथड, इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो बिपिन चंद्रा की किताब में नहीं है, स्पेक्ट्रम में नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूं। इस तरह से आपको नहीं दिखेगा कहीं पे भी, बस अंतर यह है। इसलिए बात जल्दी समझ में, रट तो लेते हैं उसको हम पढ़ करके, हम समझ में आ रही है बात, सब कुछ है। तो बहुत नहीं पढ़ना है, एक ही किताब पढ़ना है, लेकिन समझ के उसको डाइजेस्ट करके चबा चबा के खाना है। कच्चा भी खाना है और पका के भी खाना है, ठीक। तो बहुत ग्रेजुअली चलना है। आज हमने पहले भी कह दिया था, कुछ लोग स्टूडेंट्स बाद में ज्वाइन किए थे। आज आपकी क्लास यहीं पे रहेगी, अभी स्टॉप करना पड़ेगा मुझे। एक मेंस का डिस्कशन है मेरा, वो हिस्ट्री वाला जो डिस्कशन है वो भी हम करेंगे। अब आपके बहुत रुकना चाहें तो आप रुक सकते हैं, मैं मेरी तरफ से मना ही नहीं, बट मैं कैमरे की तरफ ज्यादा देख के बात करूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि वो ऑनलाइन बच्चों को, जो भी आपके लिए भी है, सबके लिए भी है वो, ठीक है। जिसको रुकने की इच्छा हो रुक सकता है। 12 बजे से स्टार्ट करेंगे, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, नहीं आप रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो रुकेगा सबको मोबाइल ऑन करना पड़ेगा फिर, ठीक। पता चलना चाहिए कि आप सब लाइव हैं हमारे साथ, ठीक है ना। नहीं तो आप चाहें तो मैदान को साफ कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं, फिर आपको लाइव होने की कोई जरूरत यहां तक कंपलसरी रहेगी, ठीक। पता तो चलना चाहिए कि यहां से लोग लाइव हैं कम से कम, है ना। हाँ, कुछ सीखने वाली बात जरूर आपके लिए रहेगी इसमें, ठीक है। आपके लिए जरूर इसमें सीखने वाली बात रहेगी, आप चाहे तो सुन सकते हैं। तो 1 घंटे 45 मिनट का होगा वो सेशन। 15 मिनट बाद मैं ज्वाइन कर लूंगा इसको। मैं, हमारे एक्सपर्ट आ गए हैं, ठीक है।
आप पानी वगैरह पीना चाहें तो पी लीजिएगा, ठीक है। सुनो, अभी थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया है, ठीक है। आप सॉरी इसके लिए, है ना। पास में एक स्टूडियो है, वहां से कहा जा रहा है क्लास लेने के लिए मुझे, ठीक है। अब आपके ऊपर है, अब लाइव हो या ना हो मेरी तरफ से, मैंने तो दबाव बनाया था अपनी तरफ से, ठीक है ना। अब जब चाहे तब देख लीजिएगा, ठीक है ना। मुझे स्टूडियो में जाना पड़ेगा, अभी प्रबंधन की तरफ से आया है, ठीक है ना। कल हम लोग मिलेंगे, फिर आगे बातचीत करेंगे, रिवीजन भी कल होगा और आगे बातचीत करेंगे, ठीक है। थैंक यू।